रशिया की एक ऐसी खतरनाक जेल जहां चारों तरफ पिघला देने वाली ठंडक मौजूद है और आज तक जो भी अपराधी वहां पर गया जिंदा वापस ही लौट कर नहीं आया। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है सोवियत यूनियन को दिखाते हुए, जिन्होंने पोलैंड पर हमला कर दिया था। उन्होंने तो पोलैंड के कई सारे लोगों को बंदी बना लिया होता है ताकि उनसे पूछताछ करके कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। पोलैंड की भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, इसीलिए वो उनकी मदद नहीं कर सकते। सोवियत यूनियन वाले तो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो चुके थे। इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ बच्चों को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी अत्याचार करने लगे। अब उन सारे पोलैंड के लाचार सिटीजन्स में से एक आदमी होता है जो कि सोल्जर का काम करता था। उसका नाम येन होता है और जैसे ही सोवियत यूनियन वालों को ये पता चला कि वो एक सोल्जर है तो वो उसे अलग कर देते हैं बाकियों से और उससे पूछताछ करने लगते हैं। सोवियत यूनियन वालों को सिर्फ इतना था कि वो इससे गुलवा ले कि ये एक जासूस है और वो इस जगह पर उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने आया था। येन तो यहाँ पर शुरुआत से ही उनके अगेंस्ट होता है और कहता है कि वो यहाँ पर रहने आया था। अब येन के ना मानने के कारण वो ऑफिसर एक लेडी को अंदर बुलाता है। उस लेडी से कहा गया कि ये तुम्हारा हस्बैंड है कि नहीं। बाद में पता चला कि ये येन की सच में वाइफ थी जिसे यहाँ पर बुला लिया गया है। दोनों ने कंफर्मेशन दी कि हाँ वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। पर अब वो ऑफिसर तो येन की वाइफ से पूछने लगा कि तुम इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन जानती हो। येन की वाइफ ने साफ कह दिया कि ये एक जासूस है जो कि सीक्रेट मिशन के लिए काम करते हैं। अब ये सुनने पर येन एकदम चौंक गया क्योंकि वो अपनी वाइफ से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। वो तो एक नॉर्मल सोल्जर है और उसने ये सारी चीजें की भी नहीं। पर येन यहाँ पर एट द एंड समझ जाता है कि शायद इन सारे लोगों ने उसकी वाइफ को फोर्स किया होगा। उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा, इसीलिए उसे सारी चीजें बोलनी पड़ रही हैं जैसा कि सोवियत यूनियन के ऑफिसर्स चाहते हैं। अब पूरी तरीके से ऑफिसर्स देख पा रहे थे कि येन गिल्टी है और एक जासूस है और यहाँ पर इस तरीके से उनके साथ जासूसी करने का नतीजा बहुत ही खराब होने वाला था। ऑफिसर्स ने तो येन को 25 साल की सजा सुना दी, लेकिन येन को ये सारे 25 साल उनके सबसे खतरनाक जेल के अंदर बिताना होगा। ऐसी जेल जिसके बारे में अपराधी सुनकर भी कांपने लग जाते हैं। कई अपराधी तो उस जेल में जाने से बजाय वहीं पर मरना प्रेफर करते थे। अब ये सारी बातें कंफर्म होने के बाद येन को ट्रांसफर कर दिया जाता है उसी खतरनाक जेल के अंदर। येन के साथ और भी सारे अपराधी थे जिसे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था। अब यहाँ उस सुनसान और खतरनाक जेल को दिखाया गया जो पूरी तरीके से बर्फ वाले एरिया से घिरा हुआ था। दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वो रात के समय बहुत ही ज्यादा -डिग्री में चला जाता। सोवियत यूनियन के सोल्जर्स का अब तक ये रिकॉर्ड है कि एक भी सोल्जर यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया है। किसी अपराधी ने अगर यहाँ से भागने की भी कोशिश की तो वो अनंत सीमा तक फैले हुए उस स्नो और कम टेम्परेचर को सह ही नहीं पाएगा। अंत में उसकी मौत होनी तय है तो इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। अब येन के साथ जब सारे अपराधियों को वहाँ पर लेकर आया जाता है तो उनका एक जनरल था। वो जनरल उन्हें साफ साफ इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, पर अगर कोई भी अपराधी इस जगह को पार करते हुए दूसरी तरफ निकल गया तो दूसरी तरफ रहने वाले सिटीजन्स खुद ही उन्हें मार देंगे, क्योंकि सोवियत यूनियन वालों ने हर एक अपराधी के ऊपर काफी बड़ा इनाम रखा है और इतनी मनी के लिए तो वो सारे सिटीजन्स उन्हें मार ही देंगे। यानी एक तरीके से वो सारे सिटीजन्स सोवियत यूनियन के लिए काम कर रहे थे। उन सभी अपराधियों को पहले दिन ही इतना ज्यादा डरा दिया गया कि कोई जेल से बाहर कदम रखने की सोच भी नहीं सकता। अब सारे अपराधियों के आने के बाद उन लोगों को वहाँ पर कुछ नाश्ता दिया जा रहा था। हर एक अपराधी वहाँ जाकर कलेक्ट कर रहे थे और उनमें से एक बूढ़ा आदमी होता है। उसने जैसे ही अपना खाना लिया तो उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। अब उसी के ठीक पीछे एक दूसरा बूढ़ा आदमी था जो कि उस खाने के टुकड़े को देखकर तुरंत ही उसके ऊपर झपट्टा मारने लगा, लेकिन वो पहला बूढ़ा आदमी जिसका वो खाना था उसने उसके ऊपर पैर रख दिया और कैसे भी करके उसे ले लिया। यानी ये साफ था कि वो पहला वाला बूढ़ा आदमी अपना हिस्सा किसी को नहीं देने वाला। अब ये सारी चीजें येन साइड में खड़ा होकर देख रहा था। उसे ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं कि वो दूसरा बूढ़ा आदमी एकदम भूखा रहे। उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। येन इसीलिए तुरंत ही अपना खाना दे देता है उस बूढ़े आदमी को। लेकिन अब यहाँ उस पहले बूढ़े आदमी ने येन से कहा कि तुम्हें सरवाइव नहीं करना क्या, अगर तुम उसे अपना खाना दे दोगे तो तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन येन साफ कहता है कि इसे जरूरत है तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। पहला बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं तो सरवाइव कर लूंगा पूरा खाना खाकर, लेकिन अब शायद तुम्हारा यहाँ पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। अब येन के साइड में एक दूसरा आदमी आता है जिसका नाम जॉन था। जॉन और येन के बीच कई सारी बातें चल रही थी कि इस जेल में उसने क्या किया ताकि उसे सजा के तौर पर यहाँ लाया गया है। येन ने उसे सारी बातें बताई और ये भी कहा कि उसे 25 साल
साल की सजा मिली है। तब जाकर जॉन कहता है कि मुझे 10 साल की सजा मिली है, वो भी सिर्फ एक्टिंग करने के लिए। दरअसल जॉन ने पर्दों के ऊपर कुछ ऐसे अमीर आदमियों की एक्टिंग कर दी थी और उसी बेतुकी रीजन की वजह से जॉन को यहाँ पर सजा के तौर पर ला दिया गया। यानी यहाँ पर अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये पूछता है कि किसी ने इस जेल से भागने की कोशिश की है कि नहीं। जॉन इसका साफ रिप्लाई दे रहा था कि ये नामुमकिन है और तुम भी इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, नहीं तो मारे जाओगे। हमें थोड़ी देर में उस जेल के अंदर दिखाया गया जहाँ अलग अलग टाइप के अपराधी और कई लोगों को बंदी बनाया गया था। उस जगह पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गुनाह तो नहीं किया था लेकिन सोवियत यूनियन के दुश्मन थे। वो पूरा जेल तो अलग अलग देशों के खतरनाक अपराधियों से भरा पड़ा हुआ था। अब जॉन नाम का वही आदमी येन को अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है और उसे एक प्लान बताता है यहाँ से बाहर निकलने का। जॉन ने येन को इशारा करते हुए बताया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से निकला जा सकता है, लेकिन येन यहाँ पर एकदम कंफ्यूज था क्योंकि चारों तरफ से तो खतरा मंडरा ही रहा है। एक तो इतनी ज्यादा ठंड है जिसमें ट्रेवल करते हुए उनकी जान निकल जाएगी और फिर भी अगर वो बच गए तो सिटीजन्स उसे मार देंगे। लेकिन जॉन अपना डिटेल प्लान उसे बताने लगता है कि कैसे हमें सर्दियाँ खत्म होने का वेट करना होगा, उसके बाद जब टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा तब हमें बाहर निकलना है, लेकिन उस समय भी टेम्परेचर इतना होगा जितना हमारी जान ले सकता है। प्लस यहाँ जॉन ने बताया कि अगर हम कैसे भी जाके मंगोलिया पहुंच गए तो इन सब से बचा जा सकता है, पर उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि हमें कई हफ्ते लग जाएंगे वहाँ पहुंचने के लिए और इस ड्यूरेशन में हमें बहुत सारे गर्म कपड़े और काफी सारा खाना जमा करना होगा। यह अच्छी तरीके से प्लान समझ गया था, उसे भी यहाँ से बाहर निकलना है और एक दिन में उसे समझ में आ गया कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है। ना ही यहाँ पर कोई सोशल लाइफ है और ना ही कोई अच्छे से जीने देता है। तो अब यहाँ अगले दिन से ही येन और जॉन लग गए थे खाना जमा करने में और कई सारे गर्म कपड़े लेने के लिए। वो दोनों अपना खाना एक जगह पर छुपा देते जिससे कि कोई वहाँ पहुँच ना सके, लेकिन अगर यहाँ उन ऑफिसर्स को इस बारे में जरा भी भनक लग गई तो दोनों को ही मार दिया जाएगा। ये बातें जॉन को तो पता थी लेकिन उसने येन को समझाया नहीं होता। अब वो सभी अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगे जिसमें कई सारे काम उनसे कराए जाते थे, जैसे कि लकड़ियां काटना और कोयले जमा करना। एक दिन इसी तरीके से ऑफिसर्स बहुत सारे अपराधियों को लकड़ी काट कर लेकर आ रहे थे, तभी अचानक रास्ते में बर्फ की इतनी तेज तूफान आने लगा कि बहुत सारे अपराधी तो चल भी नहीं पा रहे थे। टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया कि एक अपराधी तो वहीं पर मर गया होता है। ये कंडीशन इतनी खराब थी कि कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। अब उन सभी लोगों में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्मिथ था। ये वही आदमी होता है जो शुरुआत में येन से मिला था उस खाना खाते दौरान। स्मिथ ने इस जेल के अंदर कई साल गुजारे हैं और उसे अंदाजा था कि इस कंडीशन से कैसे बाहर निकला जाए। तो स्मिथ यहाँ पर सिंपली ये कह देता है कि अगर हम फॉरेस्ट में चले जाएं तो इसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। बट जो ऑफिसर उन सभी को कंट्रोल कर रहा था उसने स्मिथ की ये बात को मना कर दिया। वो गन लेकर कहने लगा कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। ऑफिसर को ये बात पता थी कि अगर कोई अपराधी फॉरेस्ट के अंदर गया तो वहाँ से भाग सकता है, लेकिन यहाँ इतना बोलने के बावजूद भी स्मिथ बिल्कुल भी मानता नहीं। उसे ये पता था कि अगर वो फॉरेस्ट में नहीं गया तो ठंड के कारण वैसे ही मर जाएगा, तो इसीलिए उसे अपनी जान की फिक्र बिल्कुल भी नहीं हुई और वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा। ऑफिसर्स तो सिर्फ उसके ऊपर गन पॉइंट करके चिल्लाते ही रह गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स और अपराधियों को भी रियलाइज हो जाता है कि फॉरेस्ट में ही जाना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए ऑफिसर्स ने भी सभी लोगों को वहाँ पर चलने के लिए कहा। स्मिथ उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाता है जहाँ पर उन्हें ठंड कम लगेगी, यानी उन पेड़ पौधों के एकदम बीचों बीच जिसमें हवा नहीं आती, और इस तरीके से बाल बाल उनकी जान बचती है सिर्फ और सिर्फ स्मिथ की वजह से। पर यहाँ स्मिथ को क्या पता कि इसका उसे हर्जाना चुकाना पड़ेगा। कुछ समय में अपने जेल में वापस आने के बाद सारे अपराधियों को एक साथ खड़ा कर दिया गया। उन सभी ऑफिसर्स का एक जनरल तुरंत ही वहाँ आकर उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताया गया कि कैसे बहुत ज्यादा तूफान आने के कारण वो थोड़ी देर के लिए फॉरेस्ट में रुके थे। अब यहाँ पर वो जनरल सीधा स्मिथ के पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें भागने का इतना शौक है तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेजूंगा जहाँ पर तुम अपने मरने की भीख खुद ही मांगोगे। ऐसे ही करके वो जनरल और भी सारे अपराधियों को चूज करने लगा, जिनमें अब येन भी शामिल हो जाता है। येन को कुछ पता नहीं था कि उन्हें कहाँ पर भेजा जा रहा है, पर स्मिथ ये साफ साफ जानता था कि वो एक ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ पर पॉल्यूशन हमारी जान ले लेगी। ये एक खदान होती है जिसमें उन सभी को पत्थर तोड़ने का काम किया जाने वाला था। जल्द से जल्द उन चुने गए अपराधियों को वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और पहले ही दिन उनकी बुरी हालत हो चुकी थी, खास करके येन जो इन सारी चीजों में एकदम नया होता है। इतनी ज्यादा पॉल्यूशन और बहुत ही ज्यादा दम घुटने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हेलुसिनेट भी करने लगा था। जरा सी भी रोशनी उसे दिखाई देती तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता। येन तो अब एक समय पर ये इमेजिनेशन करने लगा कि वो अपने घर पर मौजूद है और एक पत्थर के नीचे उसके घर की चाबी रखी गई है।
वो अगर उस चाबी को ले लेगा तो घर में घुसकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो पता चला कि एक ऑफिसर उसके सामने गन ताने खड़ा हुआ है, यानी वो अब येन को शूट करने ही जा रहा था। तभी पीछे से स्मिथ आ गया, जिसने येन को तुरंत ही पीछे खींच लिया माइन के अंदर। स्मिथ तो यहाँ पर येन को समझाने लगा कि तुम इस तरीके से करोगे तो मारे जाओगे, यहाँ से जब तक ऑफिसर ना चाहे बाहर नहीं निकला जा सकता। येन तो काफी फ्रस्ट्रेटेड वे में स्मिथ से कहने लगा कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता और उसे अपने घर जाना है। पर ये चीजें तो इस खतरनाक जगह की शुरुआत है जो कि उनकी जान धीरे धीरे लेगी। स्मिथ के हिसाब से उन्हें पहले ही मार देना चाहिए था, इतने तड़पने की फिर जरूरत कभी नहीं थी। अब यहाँ पर येन स्मिथ को बताता है जॉन के उस प्लान के बारे में जिससे कि यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, बट स्मिथ ने ये साफ मना कर दिया क्योंकि जॉन झूठा है। जब स्मिथ पहली बार यहाँ पर आया था कुछ साल पहले तो जॉन ने उसे भी यही बातें कही थी। जॉन द्वारा बनाया गया वो पूरा प्लान एकदम से इनएप्लीकेबल है। लेकिन अब जब यहाँ स्मिथ ने येन की हालत देखी और उसे अपने फैमिली के पास जाने की इच्छा जताने लगी तो वो डिसाइड करता है कि वो येन एंड जॉन के साथ इस प्लान पर और भी ज्यादा काम करेगा इस जेल से कैसे भी बाहर निकलने के लिए। येन समझ नहीं पा रहा था कि स्मिथ इस तरीके से उसकी मदद क्यों करना चाहता है, जबकि स्मिथ का एटीट्यूड तो सिर्फ अपने से मतलब रखने के लिए। लेकिन स्मिथ ने यहाँ पर साफ उसे कह दिया कि मुझे तुम्हारी इंसानियत बहुत अच्छी लगी, तुमने अपने आप को प्रायोरिटी देने से पहले दूसरों के बारे में सोचा। तो यही सारी चीजें स्मिथ को बहुत पसंद आई है और वो इन्हीं चीजों के बदले येन का साथ देगा। बट एक बात थी कि उन्हें जॉन द्वारा बनाया गया ये पूरा प्लान अच्छे से रीबिल्ड करना होगा ताकि इसमें जरा भी चांसेस ना हो कि वो पकड़े जाए। पकड़े जाने का मतलब उन ऑफिसर्स की बंदूक से तुरंत ही मौत, यानी ये आगे चलकर बहुत ही खतरनाक गेम चालू होने वाला था। देखते ही देखते इस प्लान पर काम करते हुए उनकी टीम में पूरे 7 लोग जमा हो चुके थे। उन 7 लोगों को इस प्लान के बारे में बताया गया जो कि उस कंडीशन के लिए रिसोर्सेज जमा करने में लग गए। उनकी टीम में तो एक क्रिमिनल और एक ऐसा आदमी था जिसे रात के समय बिल्कुल दिखाई नहीं देता। कुछ लोग और भी थे जो अभी अभी इस जेल के अंदर आए थे और बाहर निकलना चाहते हैं। अब सारे प्लान अच्छी तरीके से डिस्कशन करने के बाद उन्हें सिर्फ एक अच्छे मौके का इंतजार करना था। एक रात उस जेल के चारों तरफ काफी तूफानी हवाएं चलने लगी। ये बर्फीली हवाएं तो बहुत तेज होती है और वहाँ का टेम्परेचर तो काफी नीचे गिर गया था। अब इस मौके को देखकर येन कहने लगा कि यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये इसलिए क्योंकि तूफान बहुत तेज है और अगर हम यहाँ से फॉरेस्ट की तरफ भागे तो हमारे पैरों के निशान अपने आप मिट जाएंगे। इससे वो सारे ऑफिसर्स हमें बिल्कुल भी फॉलो ना कर पाएंगे और हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। स्मिथ और बाकियों को भी ये प्लान अच्छा लगा तो वो इसी पर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज जमा किए जो अब तक वो बचाते आ रहे हैं सफर के लिए। तुरंत ही उन्होंने जनरेटर बंद कर दिया कुछ समय के लिए ताकि चारों तरफ अंधेरा हो जाए, कोई भी उन्हें देख ना पाए और धीरे धीरे तारों को काटते हुए वो जेल से बाहर निकल जाते हैं। तूफान की तीव्रता इतनी ज्यादा तेज थी कि कोई भी अगर जरा सी भी लापरवाही करेगा तो उसकी जान चली जाएगी। अब जैसे ही 7 के 7 अपराधी बाहर निकलते हैं तो कुछ ऑफिसर्स ने उन्हें देख लिया था। 7 अपराधी फॉरेस्ट के अंदर तो चले गए बट अब यहाँ सारे ऑफिसर्स अपने कुत्ते लेकर बाहर निकल रहे थे। तूफान बहुत तेज होने के कारण वो सब अंदर नहीं जा पाते, इसलिए ऑफिसर्स ने उन सारे अपराधियों को पकड़ने के लिए अपने कुत्ते छोड़ दिए, यानी वो सारे कुत्ते उन्हें सूंघते हुए उनके पास पहुंच जाएंगे और हमला कर देंगे। उन 7 अपराधियों को बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा जो कि मुमकिन नहीं हो पा रहा था। नीचे की तरफ बर्फ की भी इतनी ज्यादा लेयर थी कि उनके पैर फंस जाते, साथ ही साथ उनका चेहरा जो खुला हुआ था उनके ऊपर ठंडी इतनी ज्यादा लगती है कि वो सिकुड़ने लग जाती। ऐसा चलता रहा तो सभी बीमार पड़कर वहीं मर जाएंगे। ऊपर से पीछे की तरफ वो सारे खतरनाक कुत्ते आ रहे थे जो उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अब बात रही उन खतरनाक कुत्तों से बचने की जो सूंघते हुए उनके पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसी सेम कंडीशन कभी भी हमारे सामने आ सकती है जिसमें ऑफिसर्स के कुत्ते हमारे पीछे पड़े हुए हों। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उन कुत्तों से पीछा छुड़ाने का कि अपने बॉडी की सुगंध और फ्रेग्रेंस को कहीं और दिखाइए। जैसा कि हमें पता है कि उन सारे ऑफिसर्स के कुत्तों को काफी अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता था। वो अगर किसी क्रिमिनल को एक बार सूंघ ले तो कई किलोमीटर तक उसे ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो यह ऑब्वियस बात है कि उन अपराधियों की बॉडी से जो फ्रेग्रेंस निकल रही है उसे ही सूंघते हुए वो कुत्ते उनके पास आ रहे हैं। लेकिन अगर वो सब अपने सारे कपड़ों को उल्टा करके पहन ले तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। इससे चांसेस बढ़ सकते थे कि कुत्ते बिल्कुल भी उन्हें सूंघ ना पाए। और अगर ये भी प्लान काम नहीं कर रहा तो हमें कुछ ऐसे पदार्थ लेने हैं जिनमें से दुर्गंध आती है, या फिर हम अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल का यूज कर सकते हैं उन सारे कुत्तों को गुमराह करने के लिए। वो सारे ट्रेंड कुत्ते इन चीजों को बहुत ही जल्दी सूंघ लेते थे। ये सारी छोटी चीजें हेल्प कर सकती है उन कुत्तों से बचने के लिए। अब यहाँ पर येन समझ चुका था कि उन सभी का जो बॉडी पार्ट्स यानी कि फेस वाला हिस्सा बाहर की तरफ है उसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा ठंड में मर जाएंगे। तो इसीलिए येन ने तुरंत ही पेड़ में से एक थोड़ा सा टुकड़ा निकाला और उसे एक मास्क की तरह बनाकर सभी को देने लगा। यानी इस मास्क को वो सभी अपने मुंह पर लगाएंगे जिससे उसे ठंड ना लगे। और ये प्लान लिटरली काम करता है, यानी वो सभी उस मास्क को लगाकर आगे बढ़ रहे थे। जितनी
जल्दी वो वहाँ से बाहर निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो उन्होंने स्पीड भी काफी बढ़ा दी। वो सारे ऑफिसर्स और कुत्ते भी जो उन्हें ढूंढ रहे थे वो कहीं फॉरेस्ट में ही गुम हो गए। यानी वो सभी अपराधी अब तक तो एकदम सेफ चल रहे हैं। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार तूफान एकदम कम हो गया था। वो सभी अब उस जेल से काफी ज्यादा दूर आ चुके थे और कैसे भी करके एक जगह पर बैठते हैं शेल्टर बनाकर। जिन जिन लोगों ने रिसोर्सेज जमा किए थे वो सामने रखते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि जब तक वो ट्रेवल करेंगे वो कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन ये बात तो साफ थी कि वो सभी इकट्ठा आगे बढ़ रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वो इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे वहां से बचकर निकलने के। इतने सारे रिसोर्सेज जमा करने के बावजूद भी उन्हें ये कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि वो इसके लिए काफी नहीं है। उनका सफर बहुत ही ज्यादा लंबा और खतरनाक था और उसके लिए उनकी बॉडी को पोषण तत्व की जरूरत होगी। फिर भी इन सारी चीजों को बिना सोचे वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। अब यहाँ स्मिथ येन से पूछने लगा कि तुम क्रिस नाम के उस क्रिमिनल को अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो? क्रिस ने तो अपनी लाइफ में कई सारे मर्डर किए थे, इसीलिए उसे यहाँ पर बंदी बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो जेल के अंदर भी एक आदमी को मार दिया क्योंकि वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। लेकिन येन बताने लगा कि हमें ऐसे लोग की जरूरत है। उसके पास कई हथियार मौजूद हैं जो आगे चलकर हमारे लिए काम आ सकते हैं। उस बर्फीले वाले इलाके से आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पर रुक जाते हैं जिसमें कि क्रिस कह रहा था कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमारी बॉडी को मांस और कई सारी चीजें जरूरत है जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन येन कहता है कि जितना भी हमारे पास रिसोर्स बचे हुए हैं उससे ही आगे बढ़ना होगा। अगर हम एक जगह पर ज्यादा देर तक रुकेंगे तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता था। उन सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि अगर उनमें से एक भी आदमी पकड़ा गया तो सब के सब उनके साथ चले जाएंगे जेल के अंदर, पर आगे चलकर उन्हीं में से कोई एक है जो उन्हें धोखा देगा। क्रिस का तो ये भी मानना था कि वो पास ही वाले गांव में जाकर सारी चीजें लूट कर खा लेंगे, बट इन चीजों की अप्रूवल येन नहीं देता, जिस पर क्रिस को काफी गुस्सा आने लगा। बट सभी उसे समझाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब तक तो उन्हें ट्रेवल करते हुए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन तूफानी हवाएं बंद नहीं हो रही थी। धीरे धीरे रात होने लगी और रात के समय तो टेम्परेचर और भी नीचे गिरता है। इसीलिए येन उन सभी को प्लान बताने लगा कि हमें लकड़ियां जमा करनी होंगी आग जलाने के लिए। उन सभी को अगर इस ठंड में जिंदा रहना है तो एक साथ मिलकर काम करना ही होगा। इसीलिए अब सब निकल गए अलग अलग लकड़ियां जमा करने के लिए चारों तरफ। सभी अपने काम में बिजी थे, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि उनमें से एक आदमी अंधा है। उसे रात के समय कुछ भी दिखाई नहीं देता और इस समय वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट में भटक चुका है। वो अंधा आदमी भी लकड़ियां ढूंढने में मदद तो कर रहा था, लेकिन वो रास्ता ही भूल गया। प्रॉब्लम की बात ये होती है कि उन बाकी लोगों में से किसी को नहीं पता था कि वो आदमी अंधा है, सिवाय एक क्रिमिनल को छोड़ के। धीरे धीरे जब सभी लोग लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला लेते हैं तो वो एक आदमी मिसिंग था। सभी लोग उसके बारे में पूछने लगे, तब जाकर वो क्रिमिनल बताता है कि उसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता। हीट ऑफ मोमेंट क्रिएट हो गया था और सभी लोग उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन ठंडी इतनी ज्यादा थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती उस आग से दूर जाने के लिए। उन लोगों ने अपनी पूरी रात वहीं पर गुजार दी। सुबह होने पर आखिरकार उन्हें वो अंधा आदमी मिल जाता है जो सामने की तरफ बैठा हुआ था, लेकिन जब सभी उसके पास गए तो वो पूरी तरीके से जम गया होता है। बेचारे अंधे की इस पूरी जगह पर जान चली गई। बाकी लोग कैसे भी उस अंधे को गाड़ कर उसका फ्यूनरल करते हैं और अब आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। 7 में से एक आदमी कम हो चुका था और अब ये भी नहीं पता कि कितने लोग बच पाएंगे। इस इंसिडेंट के बाद उन सभी की हिम्मत थोड़ी सी कम होने लगी थी, लेकिन येन उन्हें मोटिवेट करता रहता। उन्हें अब कैसे भी एक बॉर्डर क्रॉस करते हुए मंगोलिया पहुंचना होगा ताकि वो ऑफिसर से बचे रहें। अब इतने समय तक ट्रैवल करते हुए बर्फीला एरिया पीछे चला गया था। वो चट्टाने वाले इलाकों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्लान के अनुसार उन्हें इस डायरेक्शन में एक नदी मिलनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं मिली। वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग 1 घंटे आगे चल रहे हैं, फिर भी वो लैंडमार्क वाली नदी मिली नहीं। इससे सभी को अंदाजा लग गया था कि शायद वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं या फिर उनका प्लान ही गलत है। उन लोगों ने तो एक रात वहीं पर गुजारी और जब सब सुबह उठ रहे थे तो उन्हें कुछ जानवरों की आवाज आने लगी। जैसे ही वो पीछे की तरफ जाते हैं तो पता चला कि कई सारे भेड़िए एक जानवर को मारकर खा रहे हैं। तुरंत ही सभी लोगों ने भेड़ियों को भगाया और उस मांस को जाकर खाने लगे। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता। भले ही ये मांस कच्चा था, लेकिन ये उनकी बॉडी को पोषण तत्व प्रोवाइड करेगा। इससे आगे का सफर तय करने में काफी मदद मिलेगी। येन तो यहाँ पर अपने आप को दोष देने लगता है कि उसने इन सारे लोगों को फंसा दिया, इसीलिए वो खुद ही डिसाइड कर रहा था कि अकेले वो आगे जाएगा। बाकी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो चलने फिरने की हालत में भी नहीं थे। इसीलिए अब येन उन सभी को समझाते हुए जाता है कि वो उस नदी की तरफ जाएगा और अगर कुछ दिनों के अंदर वो वापस नहीं लौटा तो ये
समझ लेना कि वो मर गया है। सभी लोगों ने उसे सांत्वना दी और तुरंत ही यन निकल पड़ा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। ये सफर उसके लिए भी कुछ खास शांतिपूर्वक नहीं होने वाला था, क्योंकि रास्ते में उसे बर्फीले तूफानों और ठंडी का सामना करना है जो शायद किसी इंसान की बॉडी सह ही ना पाए। विदाउट खाना पानी के यन उस जगह पर ट्रेवल करता ही रहता है। एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगा कि वो नहीं बच पाएगा। बहुत ही कमजोरी के कारण उसे हेलुसिनेशन आते हैं कि सामने की तरफ उसका घर आ चुका है। वो अपने घर में जाने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। कई दिन इसी तरीके से बीत गए और आखिरकार यन पहुंच जाता है अपने साथियों के पास। सभी लोग यन को जिंदा देखकर काफी खुश हो रहे थे। यन ने बताया कि यहाँ के साउथ डायरेक्शन में हमें वो नदी मिल जाएगी जिसे ट्रेवल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बट यन की हालत इतनी खराब थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। सभी लोगों ने यन की अच्छी तरीके से देख रेख की और सुबह तक वो एकदम तरोताजा हो जाता है। अब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो सभी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगे। फॉरेस्ट में ट्रेवल करते हुए अचानक उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे उन्होंने उस आवाज का फॉलो किया तो पता चला कि उस जगह पर एक लेडी मौजूद है। वो लेडी भी कुछ ऑफिसर से बचते हुए वहाँ से भाग रही थी और उनसे मदद मांगती है। लेकिन बाकियों को ये पता था कि अगर इस लड़की को टीम में शामिल करेंगे तो उन्हें रिसोर्सेज भी बांटने पड़ेंगे। इससे उनकी रिसोर्सेज काफी जल्दी खत्म हो सकते थे। तो उनमें से कोई भी लड़की को अपनी टीम में शामिल नहीं करता और वहाँ से दूर चले जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचने पर पता चला कि एक जानवर दलदल में फंसा हुआ है। लेकिन अब वो सभी इतने ज्यादा भूखे थे कि उस जानवर को बचाने के बजाय वो उसे मारकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं खाने के लिए। ये बात श्योर थी कि अब उनके पास कई दिनों के लिए भरपूर खाना मौजूद है। सभी उस जानवर को मारकर खाने की प्लानिंग करने लगे। तभी उनमें से एक आदमी उस बेचारी लड़की के बारे में सोचता है और उसे बुलाने के लिए चला गया। वो खुद उस लड़की को लाकर टीम में ऐड करता है क्योंकि उसे बहुत जरूरत है। रिसोर्सेज होने के कारण उसे ऐड कर लिया गया और सभी ने मिलकर काफी भरपेट खाना खाया। लेकिन उन सभी को नहीं पता है कि अभी भी उनकी आधे से ज्यादा जर्नी बाकी है। अब तो वो लड़की भी उनके टीम में पूरी तरीके से शामिल हो चुकी थी, यानी अब वो सभी 7 लोग बचे हुए हैं। उन्हें फिलहाल के लिए जल्द से जल्द उस बॉर्डर तक जाना होगा जहां से वो मंगोलिया पहुंच जाएंगे। मंगोलिया में वो सब सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वहां पर उन ऑफिसर्स का कोई राज नहीं चल सकता। कई देर तक ऐसे ही ट्रैवल करने के बाद वो आखिरकार पहुंच गए थे उस बॉर्डर के पास। लेकिन बीच रास्ते में ही क्रिस नाम का आदमी कहता है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मुझसे इतना लंबा सफर और तय नहीं होगा और मैं शायद वापस उस जेल में चला जाऊँ। सभी उसे समझाते तो है लेकिन क्रिस समझ ही नहीं रहा था। इसीलिए अब क्रिस को छोड़कर वो सभी बॉर्डर की तरफ जाने लगे। बॉर्डर के पास पहुंचते ही उन्हें एक बड़े बड़े पिलर के ऊपर उन्हीं ऑफिसर्स की फोटोग्राफ दिखाई जाती हैं जो कि उस जेल के अंदर मौजूद थे। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर भी वो सारे ऑफिसर्स अपना कब्जा जमा चुके हैं। कहीं भी उनकी मुलाकात ऑफिसर से हो सकती है, तो यानी ये जगह भी एकदम से सुरक्षित नहीं। सभी एकदम उदास हो चुके थे। लेकिन येन और स्मिथ एक साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो चाइना से होते हुए एशिया महाद्वीप तक जाएंगे, जहाँ कोई न कोई हाइडिंग प्लेसेस तो होंगे ही। वहाँ के फॉरेस्ट में आराम से वो सभी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ पर्वत श्रृंखलाएं और एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान पार करना होगा, जो शायद उनका अंतिम परीक्षा होगी। उन सभी के पास जितने भी रिसोर्सेज थे उसे लेकर वो आगे बढ़ने लगे रेगिस्तान की तरफ। इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से सभी थक चुके थे, फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। सभी के पैर सूज चुके थे और कई घंटों से उन्होंने पानी की एक बूंद नहीं पी होती। उन्होंने तो शुरुआत में ही कह दिया कि शायद वो ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, बट अब वो वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें मार दिया जाएगा। येन बताता है कि यहाँ से निकलने के बाद हमें पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी जहाँ कुछ खाने पीने की चीजें मिल सकती हैं। वो लड़की जो उनके साथ जुड़ी हुई थी वो भी बहुत कमजोर हो चुकी होती है, यहाँ तक कि उसका पूरा पैर सूज गया था और वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। थोड़ी दूरी पर उन्हें कुछ पानी की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन येन बता रहा था कि ये हमारा भ्रम हो सकता है। बट सभी के बार बार फोर्स करने पर उन्हें वहां जाना पड़ा और आखिरकार उन्हें एक छोटा सा पानी का तालाब दिखाई देता है। उतना पानी देखने पर सभी टूट पड़े और अपनी प्यास बुझाने लगे। वो चाहे तो कुछ दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं, लेकिन येन ने कहा कि हमें आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए अब अगले दिन सभी ने भरपेट पानी पिया और रास्ते के लिए कुछ पानी प्रिजर्व करके रख लिए। वो लड़की अब इतना ज्यादा थक गई थी कि उसे चलने फिरने के लिए नहीं होता। इतनी झुलसा देने वाली गर्मी में उसकी हालत खराब हो चुकी थी और अब देखते ही देखते उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सभी लोगों ने शुद्ध मन से उस लड़की को दफना दिया और अपने आगे का सफर तय करने लगे। इस पूरे सफर में उन्होंने अब तक कुछ खाया नहीं होता, सिर्फ एक पानी पिया होता है जिसे कि कई घंटे बीत चुके थे। रेगिस्तान में उन्हें कभी रेतीले तूफान का सामना करना पड़ता तो कभी दलदल में कोई फंस जाता। दुखद बात ये थी कि उनमें से एक और आदमी मारा गया। अब ये कुछ लोग ही बचे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी देर में ही उन्हें कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देने लगी जहाँ से रेगिस्तान वाला हिस्सा खत्म हो रहा था। उस पहाड़ी वाले इलाके पर पहुंचते ही सभी एकदम धाराशायी हो गए थे। उनमें
उन्हें चलने की इतनी हिम्मत ही नहीं और यहाँ स्मिथ तो एकदम से मरने की कगार पर थे। तभी उनमें से एक आदमी ने वहाँ से भागते हुए एक सांप को देखा जिसे कि वो तुरंत ही पकड़ने चला गया। अच्छी बात तो ये थी कि उन्हें पानी का एक सोर्स मिल गया होता है जिसे सभी जाकर पीने लगे। उस सांप को भी उन्होंने मार दिया जिसके सर को अलग करके उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। उनके बॉडी को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो एक रात वहीं पर गुजारने लगे। रात के समय येन तो स्मिथ से बात करता रहता है कि उसे अपनी वाइफ से जाकर मिलना है। भले ही ऑफिसर्स ने मेरे खिलाफ मेरी वाइफ को यूज किया लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है। सुबह होने पर वो सीधा पहुंचते हैं चाइना की तरफ, लेकिन चाइना में भी वो रुक नहीं सकते क्योंकि चाइना में भी वॉर चल रही थी जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वहाँ से एक बर्फीला पर्वतीय इलाका आता है जिसके ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें कुछ ट्राइब के लोग मिलते हैं जो उनका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने काफी सारा खाना और उनके रहने का बंदोबस्त भी किया था, पर येन कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा। स्मिथ ने बताया कि वो यहीं पर रुककर आगे जाने का वेट करेगा, इसीलिए अब येन बाकी साथियों के साथ डायरेक्टली एशिया पहुंचता है जहां पर अब वो पूरी तरीके से सुरक्षित थे। ये एशिया का वो हिस्सा था जहां पर अभी भी कोई गवर्नमेंट स्थापित नहीं की गई होती, लेकिन कई सालों बाद आखिरकार येन की वो सिटी आजाद हो जाती है उन ऑफिसर से। वहाँ पर अब कोई भी तानाशाह नहीं रहता, तो इसीलिए येन अपनी वाइफ से मिलने के लिए चला गया। वो तो अपनी इमेजिनेशन जैसा रियलिटी में देखता है कि वो एक दरवाजे के पास है और वो उसे चाबी से ओपन कर रहा है, लेकिन येन अब काफी बूढ़ा हो चुका है और सामने की तरफ वो अपनी वाइफ को देख रहा था। आखिरकार इतने सालों बाद दोनों एकजुट हो जाते हैं, दोनों गले मिलते हैं और अपनी आगे की लाइफ साथ गुजारने का डिसाइड करते हैं। हमारी भी ये दुखद कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।